हर जिंदगी एक कहानी है और हर कहानी की शुरुआत होती है एक नई सोच से। अगर सोच बदल जाए तो रास्ते बदल जाते हैं और रास्ते बदल जाए तो मंजिल भी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच बदलो जिंदगी बदलो पर, जहां एक छोटी सी सोच आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच के साथ। स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ओशो की किताब द बुक ऑफ मैन से जुड़े कुछ विचार। हाँ, ये वो पहलू हैं पुरुषों के जीवन के जिन पर शायद उतनी बात नहीं होती। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे ओशो के नजरिए को समझने की, जैसे बचपन से जो दबाव बनता है पुरुषों पर, समाज क्या उम्मीदें रखता है, हाँ, और इन सब के बीच अपनी असलियत तक कैसे पहुंचे। ये सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है, ये हम सब की कंडीशनिंग और अपनी पहचान खोजने की कहानी है एक तरह से। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जड़ जहां से ओशो कहते हैं ये सब शुरू होता है, बचपन। सूत्र बताता है कि लड़कों को बहुत छोटी उम्र से ही कुछ खास संदेश मिलने लगते हैं। हाँ, वो आम सी लगने वाली बातें, लड़के रोते नहीं हैं, मजबूत बनो, हारना मना है। सुनने में तो सामान्य लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन ओशो कहते हैं कि इनका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये जैसे बीज हैं जो मन में बो दिए जाते हैं। और होता क्या है कि धीरे धीरे इस सीख के कारण पुरुष अपनी भावनाओं से, अपनी संवेदनाशीलता से कट जाता है। उसे लगने लगता है कि भाई रोना, डरना ये सब कमजोरी है। तो एक तरह का कवच ओढ़ लेता है, भावनात्मक कवच। हाँ बिल्कुल, एक कवच जो शायद उसे बचाने के लिए दिया गया था भारी चोटों से, पर अनजाने में वो उसे खुद से ही दूर कर देता है अपनी फीलिंग्स से। अच्छा। नतीजा, वो समाज की जो छवि है ना मजबूत मर्द वाली, उसमें फिट होने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में अपनी असलियत, अपने अंदर की आवाज वो कहीं खो जाती है। वो भूलने लगता है कि वो सच में क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये डिस्कनेक्शन ये काफी गहरा हो सकता है। ये समझ आता है। तो ये बचपन की कंडीशनिंग फिर बड़े होके सामाजिक भूमिकाओं में कैसे बदलती है? सूत्र में प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, इन भूमिकाओं का जिक्र है। हाँ, तो समाज की उम्मीदें आ जाती हैं, कुछ लिखी भी, कुछ बिना लिखी भी। जैसे कमाना है, परिवार पालना है, प्रोवाइडर बनना है, घर की, समाज की रक्षा करनी है, प्रोटेक्टर बनना है, सारे बड़े फैसले लेने हैं, बाहर की दुनिया में सफल होना है। ये सब मिलकर एक भारी बोझ बन सकता है। और ओशो इशारा करते हैं कि इन रोल्स को निभाते निभाते अक्सर पुरुष ये भूल ही जाता है कि उसकी अपनी खुशी किसमें है, उसकी अपनी पहचान क्या है इन सब टाइटल्स के अलावा। मतलब वो अपनी भूमिकाओं में इतना खो जाता है कि खुद को भूल जाता है। हाँ, काफी हद तक वो बाहरी सफलता के पीछे भागने लगता है। बेहतर नौकरी, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, ऊंचा पद। और समाज भी तो उसी से नापता है ना सफलता। बिल्कुल, समाज भी यही देखता है। पर ओशो सवाल उठाते हैं, क्या यही सब कुछ है? क्या यही जिंदगी का मकसद है? इस दौड़ में वो जो अंदर की शांति है, क्रिएटिविटी है, प्रेम है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो बाहर से सफल पर अंदर से खाली हो सकता है। एक खालीपन, एक अधूरापन, ये एक तरह का पहचान का संकट है, जहां बाहरी चीजें अंदर की संतुष्टि की जगह ले लेती हैं। ओशो का पॉइंट यहाँ ये है कि समाज पुरुषों को एक ऐसे पिंजरे में डाल देता है, बाहरी सफलता का पिंजरा, जहां शायद सब कुछ पाकर भी आजादी या सुकून न मिले। बाहरी सफलता का पिंजरा, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, सूत्र आगे धर्म और राजनीति के प्रभाव की भी बात करता है। ओशो के अनुसार ये कैसे पुरुषों को कंट्रोल करते हैं? हाँ, ओशो का नजरिया यहाँ काफी, कह सकते हैं, आलोचनात्मक है। वो मानते हैं कि जो संगठित धर्म है, उन्होंने अक्सर नियम, कानून, पाप पुण्य, कर्म कांड, इनका एक जाल सा बना दिया है। और ये नियम क्या करते हैं? ये व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार को, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबाते हैं, उसे एक अपराध बोध, एक डर में रखते हैं। पुरुष को सिखाया जाता है अच्छा बनो, धार्मिक बनो, आज्ञा मानो, जो कई बार उसकी अपनी अंदरूनी आवाज के खिलाफ जाता है। और राजनीति, सूत्र कहता है कि उसने शक्ति और नियंत्रण की लालसा को बढ़ाया है और कंट्रोल के खेल की तरह देखते हैं। समाज भी पुरुषों को एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव, सत्ता पाने वाला बनने को उकसाता है। लेकिन ओशो इसमें फर्क करते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी फर्क है। वो कहते हैं कि असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। आत्म संयम,
सेल्फ मास्टरी। अच्छा। बाहरी शक्ति तो आती जाती रहती है और अक्सर अहंकार और झगड़ा ही पैदा करती है। असली पावर तो अपने अंदर की एनर्जी को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को समझना और उन्हें सही दिशा देना है। ये अंदर का अनुशासन है, बाहर का कंट्रोल नहीं। बाहरी नियंत्रण बनाम आंतरिक अनुशासन, ये तो शक्ति की जो पारंपरिक परिभाषा है उससे बिल्कुल अलग है। हाँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि ओशो के लिए असली शक्ति शांत रहने में, स्थिर रहने में है, बजाय दुनिया पर छा जाने की कोशिश के? काफी हद तक। उनके लिए जो व्यक्ति अपने अंदर के आवेगों का, अपने रिएक्शंस का मालिक है, वही असली शक्तिशाली है। वो बाहरी हालात से या दूसरों की बातों से आसानी से हिलता नहीं। और ये शक्ति शांति लाती है, जबकि बाहरी शक्ति की खोज वो अक्सर तनाव और टकराव लाती है। और ये सिर्फ राजनीति या धर्म की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों, सब पर लागू होता है। रिश्तों की बात आई तो पुरुष स्त्री संबंधों पर ओशो का क्या नजरिया है? सूत्र कहता है वे पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव नहीं। या आजकल की बैटल ऑफ द सेक्सेस वाली सोच से तो बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग और गहरा भी। ओशो मानते हैं कि पुरुष और स्त्री ये दो अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हैं, दो पोल्स, जैसे बिजली के पॉजिटिव नेगेटिव सिरे। अच्छा। वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, नहीं कोई एक बेहतर या कमतर है। दोनों यूनिक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी। उनका मिलना ही पूर्णता है। पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या हुआ फिर? मतलब वो एक दूसरे की कमियों को नहीं भरते, बल्कि एक दूसरे की शक्तियों को पूरा करते हैं। उनमें वो गुण हैं जो दूसरे में नहीं है, और साथ मिलकर वो कुछ ऐसा रच सकते हैं जो अकेले मुमकिन नहीं। एक दूसरे को पूरा करना, अधूरापन भरना नहीं। तो फिर रिश्तों में वो जो प्रतिस्पर्धा होती है या एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश, उसका कोई स्थान नहीं? ओशो के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। जहां कंपटीशन या डोमिनेशन की भावना आ जाती है, वहां प्रेम, समझ, वो सब खत्म हो जाता है। सच्चा प्यार तभी पनपता है जब दोनों एक दूसरे की आजादी का, उनकी पर्सनालिटी का, उनकी यूनिकनेस का सम्मान करें। जब कोई एक दूसरे को अपनी तरह बनाने की कोशिश करता है या कंट्रोल करने लगता है, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। सही बात है। पूरक होने का मतलब है साथ साथ चलना, एक दूसरे को सहारा देना, ये नहीं कि कौन आगे निकलता है। तो ओशो का सार यही है कि असली रिश्ता जोड़ता है, मुकाबला नहीं कराता। ये वाकई एक ताजगी भरा नजरिया है रिश्तों को देखने का। अच्छा, इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि ओशो की नजर में असली पुरुष या असली मर्दानगी है क्या फिर? क्या ये वही है जो समाज दिखाता है? बॉडी, एग्रेशन, कठोरता? सूत्र तो कहता है असली पुरुष वो है जो प्रेम कर सके। ये तो सीधी चुनौती है पारंपरिक सोच को। बिल्कुल सीधी चुनौती। ओशो मर्दानगी की उन सारी पुरानी धारणाओं को, स्टीरियोटाइप्स को खारिज करते हैं जो पुरुषों को कहती हैं भावनाएं दबाओ, कठोर बनो, सेंसिटिव मत बनो। उनके लिए असली मर्दानगी का लेना देना बाहरी दिखावे या फिजिकल स्ट्रेंथ से है ही नहीं, वो अंदर के गुणों से जुड़ा है। और सबसे जरूरी गुण है प्रेम करने की क्षमता। प्रेम करने की क्षमता? हाँ, लेकिन प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? खुलापन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का साहस चाहिए। तो आप कह रही हैं कि वल्नरेबिलिटी, जिसे अक्सर कमजोरी माना जाता है, ओशो के लिए वो मर्दानगी का हिस्सा है? हाँ, यही तो उनका सबसे क्रांतिकारी विचार है शायद। वो मानते हैं कि अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपनी अनिश्चितताओं को स्वीकार करना और उन्हें व्यक्त करने की हिम्मत रखना, वही असली ताकत है। अच्छा। वो कठोर दिखने वाला मुखौटा पहनना आसान हो सकता है, पर अपनी असलियत के साथ जीना, उसमें साहस लगता है। और इसके साथ ही करुणा, कंपैशन, दूसरों के दुख को महसूस करना, समझना, ये भी मर्दानगी का अहम हिस्सा है उनके लिए। एक पुरुष जो सेंसिटिव है, जो प्रेमपूर्ण है, जो करुणामय है, वही ओशो की नजर में पूरा है। तो उनके लिए मर्दानगी हथियार नहीं है, खुला दिल है। ये सोचना भी मुश्किल है कि हमारा समाज इस परिभाषा को कैसे लेगा, जहां आज भी पुरुषों से कठोर होने की ही उम्मीद की जाती है। खैर, अगर ये सारी चीजें, बचपन की कंडीशनिंग, सामाजिक दबाव, धर्म, राजनीति का कंट्रोल, पुरुष को उसकी असलियत से दूर ले जाती हैं, तो ओशो वापसी का रास्ता क्या बताते हैं? सूत्र ध्यान, मेडिटेशन की ओर इशारा करता है। हाँ, ध्यान तो ओशो के दर्शन का जैसे केंद्र बिंदु है। उनके अनुसार ये जो जीवन की सारी भागदौड़ है, बाहरी उपलब्धियां हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब आखिर में सतह पर हैं।
ये हमें हमारे इस असली स्वरूप से दूर ले जाते हैं और तनाव भी देती हैं। हाँ, तनाव, चिंता, असंतोष। तो ध्यान वो प्रक्रिया है, वो चाबी है जिससे व्यक्ति इस बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर उतरता है। अंदर उतरता है कैसे? ये अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बॉडी की सेंसेशंस को बस जागरूक होकर देखना है, बिना उनसे उलझे, बिना उनका एनालिसिस किए, बस एक साक्षी की तरह। साक्षी की तरह देखना, मतलब खुद से थोड़ी दूरी बनाकर, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। बिल्कुल, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होके गाड़ियों को आते जाते देखते हैं ना, वैसे ही अपने मन में चलते विचारों और उठती भावनाओं को देखना। ओशो कहते हैं कि इस साक्षी भाव से, विटनेसिंग से, धीरे धीरे व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग से, समाज की डाली आदतों से, झूठी पहचानों से आजाद होने लगता है। अच्छा। वो समझने लगता है कि वो अपने विचार नहीं है, अपनी भावनाएं नहीं है, वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो इन सब को देख रही है। तो ध्यान सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं है, ये खुद को खोजने का भी तरीका है। हाँ, ये दोनों है। इस साक्षी भाव के अभ्यास से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, और इसी शांति में, इसी खामोशी में व्यक्ति अपने असली स्वभाव के संपर्क में आता है, जो प्रेम, आनंद और शांति से भरा है, ऐसा ओशो कहते हैं। उनके अनुसार असली जीत बाहर कुछ पाने में नहीं, बल्कि अपने अंदर इस जागरूकता और शांति को पाने में है। यही ध्यान का अल्टीमेट लक्ष्य है, अपने सेंटर में वापस लौटना, जैसे बाहर के शोर से हटकर अपने अंदर का संगीत सुनना। तो ओशो की द बुक ऑफ मैन पर आधारित इस स्रोत से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि पुरुष होने का मतलब सिर्फ समाज के दिए बोझ और भूमिकाएं ढोना नहीं है। बिल्कुल। असली यात्रा तो इन सब से मुक्त होकर अपने अंदर की संवेदनशीलता को, प्रेम करने की क्षमता को और अपनी जागरूकता को खोजने की है। और ध्यान इसमें एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर पुरुष अपनी पूर्णता पा सकता है, ऐसा ओशो का मानना है। ये पुरुषत्व की एक पूरी तरह से अलग, एक नई परिभाषा है, जो बाहरी शक्ति के बजाय अंदर के विकास पर, आत्म जागरूकता पर और दिल की कोमलता पर जोर देती है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, कि अगर बाहरी सफलता, सामाजिक मान्यता, ये सब कुछ नहीं है जैसा ओशो कह रहे हैं, तो आज के समय में कोई व्यक्ति अपनी अंदर की शांति और अपनी असली पहचान की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाए? ये तो मुश्किल सवाल है, खासकर तब जब समाज का हर कोना उसे लगातार बाहर की तरफ खींच रहा हो, बाहरी उपलब्धियों की ओर धकेल रहा हो। ये जो बाहरी खिंचाव है और जो अंदर की पुकार है, इसके बीच संतुलन कैसे साधा जाए? इस चुनौती पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।